सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस फाउंडेशन जेई नीट पावटा से आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक एनिमल टैक्सोनॉमी यानी कि प्राणी तक लेके आया कि भाई अपना जो नीट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले जो बेसिक टॉपिक अपने को पूरा बायोलॉजी कवर करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, सबसे पहले एनिमल टिश्यू की। क्योंकि अपने जो नीट का जो पैटर्न है उसमें 5 से 7 क्वेश्चन पेपर में हर बार ऐसे होंगे कि जो आपके किससे रिलेटेड होंगे, एनिमल टिश्यू से रिलेटेड। ठीक है, एनिमल टिश्यू, इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ, कि टिश्यू क्या होता है, बात करें अपन पहले एनिमल टिश्यू की। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे छोटी यूनिट ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी यूनिट यानी मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है यानी फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट होती है कोशिका। इस कोशिका की बात करें, कोशिका क्या होती है कि कोशिका, कोई भी कोशिका में कुछ कोशिकाएं उपस्थित होते हैं और उन कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। उनमें से अपन सबसे पहले बात करेंगे, कोशिका की बात करेंगे अपन सेल बायोलॉजी में। पहले अपन उसकी बेसिक बात करते हैं, एक कोशिका है, कोशिका में क्या होंगे, विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। ठीक है, अब एक कोशिका में विभाजन होगा तो एक विभाजन से 2 कोशिकाएं बनेंगी, इसी तरह से 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएं बनती जाएंगी और एक टाइम होगा अपने पास कि बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह तैयार हो जाएगा। और जो वो समूह तैयार होगा और वो जो कोशिकाओं का जो समूह है वो आपस में अपने कार्य, संरचना, आकृति के आधार पर क्या होंगे, समान। और वो कोशिकाओं का समूह मिलकर एक अन्य संरचना का निर्माण करता है जिसे अपन बोलते हैं टिश्यू यानी कि उत्तक। इस उत्तक की बात करेंगे, उत्तक क्या होता है, उत्तक है हमारे कोशिकाओं के समूह। कौन सा समूह है, जो उन कोशिकाओं का समूह जो आपस में कार्य में, आकृति में, इनमें क्या होती है, संरचना में समान होगी। दूसरी बात करें अपन कि भाई उत्तक क्या है, उत्तक की बात अपने को समझ गई। फिर क्या होता है कि एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन इसका कि भाई अपनी जो तमचा उत्तक होती है, भाई अपनी तमचा भी किससे निर्मित होती है, उत्तक से। फिर क्या होगा कि ये जो उत्तक है ये आपस में जुड़ेंगे, ये उत्तक आपस में मिलेंगे। कौन से उत्तक, वही उत्तक आप जिस तरह से अपने कोशिका की बात की समान कार्य के होंगे उसी तरह उत्तक भी होंगे, समान कार्य, संरचना एवं आकृति वाले उत्तक, और मिलके एक अन्य संरचना का निर्माण करते हैं जिसको बोल सकते हैं अपन क्या, ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब अपन बात करते हैं अंग की। अंग से बात करें तो अपने शरीर के स्पेसिफिक अंग की बात करें तो कोई भी अंग ले सकते हैं अपन, अपना हृदय ही ले लें, ठीक है, अपन ले सकते हैं लीवर ले सकते हैं अपना, ठीक है, अपनी किडनी ले सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, स्पेसिफिक अंग है, इनका निर्माण किससे होता है, टिश्यू से होता है। ठीक है, अंग की बात हो गई। अब क्या होगा, ये अंग है, ये बहुत सारे अंग होते हैं और अलग अलग कार्य को क्या करते हैं, अपने अलग अलग कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे लीवर का काम कुछ अलग होता है, हृदय का है कि भाई अपनी हार्ट बीट को कवर करना है, किडनी का काम है कि फिल्ट्राइजेशन का काम होता है। अब ये अंग मिलेंगे और अंग मिलकर एक और नई संरचना का निर्माण करेंगे जिसको अपन बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। ये जो अंग तंत्र है, अंग तंत्र से अपन क्या समझे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन एक और बात लेना चाहिए अंग तंत्र की। तो जैसे अपना पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, किसकी बात कर रहे हैं, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र यानी कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक्सीलरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। इस तरह से अपने पास में जो सारे तंत्र हैं वो तंत्र मिलकर क्या करते हैं, अपनी एक बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। और इस शरीर को अपन एक दूसरे तरीके में बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी का, किसका निर्माण करेंगे, ह्यूमन बॉडी का। ये बात सभी को समझ में है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम पढ़ते आ रहे बचपन से कि भाई एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल में क्या होंगे, विभाजन होंगे, विभाजन से उत्तकों का निर्माण होगा, उत्तकों में क्या होगा, उत्तक मिलकर एक ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हृदय, लीवर, किडनी, स्टोमक, एक्स्ट्रा जो भी है ETC। उसके बाद में क्या होंगे, ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम यानी एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे तंत्र मिलते हैं आपस में और किसका निर्माण करते हैं, बॉडी का। अंग तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र में कैसे बात करेंगे, भाई कैसे अंगों से मिलकर बना होता है पाचन तंत्र। सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑफ ऑल मुख को गर्शनी, गर्शिका आमाशय, छोटी आंटें स्मॉल इंटेस्टाइन,
और लार्ज इंटेस्टाइन। इनसे मिलकर क्या बना होता अपना पाचन तंत्र। बात करें उत्सर्जन तंत्र की तो उत्सर्जन तंत्र में भी इसी तरह से अंग शामिल होंगे। फिर बात करें अपन श्वसन तंत्र की तो इसमें भी ऐसे कुछ अंग शामिल होंगे। बात करें कि कौन कौन से शामिल होंगे तो शामिल होंगे अपने श्वसनिका, उसके बाद में क्या फेफड़े, कोशिकाएं, ये सब मिलकर एक श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। फिर अपन बात करेंगे भाई और एक और एग्जांपल दो तो अपन बात करेंगे एक और एग्जांपल मानने की रक्त परिसंचरण तंत्र। जो अपना रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग मिले होते हैं, कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है। वो मिला होता है कि भाई अपनी जो धमनी यानी आर्टरीज हो गई, ठीक है, शिराएं यानी कि वेन्स हो गई, और फिर अपन बात करें तो हृदय। सबसे मेन पॉइंट क्या अपना हृदय। भाई हृदय ही तो क्या है, हृदय की वजह से जिस दिन हृदय रुका उसी दिन क्या हो जाएगी अपनी जिंदगी रुकेगी। इसका मतलब क्या है कि हृदय एक ऐसा अंग है जो कैसा है, अनैच्छिक अंग है, उसके ऊपर अपनी इच्छाओं का कंट्रोल नहीं होता। वो अपने हिसाब से अपना क्या करता है, कार्य करता है, अपने हिसाब से करता है, सब कुछ खुद के तरीके से करता है। ये बात हो गई। फिर बात करते हैं भाई कोशिका। कोशिका के आधार पर जीव, कोशिका के आधार पर बात करें तो दो प्रकार के जीव होते हैं, सिंगल सेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव। फिर बात करेंगे भाई मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव की बात पूछे कभी कोई एग्जाम पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं इसके अमीबा, ठीक है, अमीबा। और दूसरा एक और सबसे मोस्ट एग्जाम्पल होता है सिंगल सेलुलर का, वो होता है पैरामीशियम। ये बहुत सारे एग्जामों में ये वाला एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना भाई पैरामीशियम सिंगल सेलुलर है या मल्टी सेलुलर। बात करेंगे सिंगल सेलुलर। सिंगल सेलुलर क्या होते हैं भाई, एक ऐसे जीव, कौन से जीव, वे जीव जो अपने सभी कार्य, अपने सभी नित्य कर्म, जो भी उसके जो कार्य हैं भाई पाचन, शौचन, उत्सर्जन जो भी हैं सारे एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न करते हैं। फिर बात करें मल्टी सेलुलर तो भाई बहुकोशिकीय जीव में इसमें सबसे पहले तो अपन ह्यूमन ही रख लें, ठीक है। उसके अलावा जो भी जीव बचे जो अपने को दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास में, गाय है, भैंस है, जो भी है, ये सब क्या है मल्टी सेलुलर। मतलब कि वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं उनको अपन बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर जीव यानी कि बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। फिर बात आती है किसकी भाई, अपने को तो बात टिश्यू की करनी है और टिश्यू अपने पास ये रहा। तो टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले कि भाई टिश्यू क्या होता है, उससे पहले एक बात याद रखना कि टिश्यू के बारे में सबसे पहले बताया किसने, भाई उत्तक नाम की भी कोई चीज होती है इस दुनिया में, ऐसी कोई विचित्र चीज है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया भाई, एक व्यक्ति था, कौन, बाइचेक। इस बाइचेक ने 1771 से 1802 तक अपने कुछ प्रयोग किए, प्रैक्टिकल किए, साइंस के बारे में कुछ अध्ययन किया और उसने बताया कि भाई हिस्टोलॉजी यानी उत्तक विज्ञान यानी उत्तक, Who is the father of histology? बाइचेक। इसने बताया था उत्तक के बारे में, भाई उत्तक होता है, भाई कुछ कार्य करता है। फिर क्या हुआ कि भाई ये हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया, कौन, हिस्टोलॉजी शब्द। हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रतिपादित किया मेयर नाम का एक वैज्ञानिक था और उसने 1819 में ये बात बताई। फिर पूछा कि सर उत्तकों की बात करें तो ये भी बता दो कि उत्तकों के अध्ययन को बोलेंगे क्या, तो भाई उत्तकों के अध्ययन को अपन बोलेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी यानी उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी। फिर एक दो बातें और याद रखनी होती है अपने को, क्या रखनी होती है इनके साथ में, भाई उत्तक की बात हुई है तो उत्तक की बात हुई तो ये बताना चाहिए उत्तक है तो पता लगे कि क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं उत्तक, भाई समान कोशिकाओं का समूह है जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं समान, उसी को अपन उत्तक बोल देंगे। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी उत्तक के प्रकार। उत्तक यानी प्राणी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, हमने बात की कि भाई 4 प्रकार के। कोई ज्ञानी वैज्ञानिक आए उन्होंने बता दिया कि भाई उत्तक कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब क्या हुआ कि जब 4 प्रकार के उत्तक है तो वो कौन कौन से है, सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू यानी कि उपकला उत्तक, हिंदी में बात करें तो कौन सा उत्तक, उपकला उत्तक, ठीक है। फिर बात करें अपन कौन से, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक, कौन सा उत्तक, संयोजी उत्तक। दूसरी बात अपन एक और बात रखना चाहिए मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक, कौन से उत्तक भाई, पेशीय उत्तक। फिर एक और बात करना चाहते हैं कौन सा, नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक, कौन सा उत्तक, तंत्रिका उत्तक, ठीक है। इनके बारे में, इन चारों के बारे में अपन बात करेंगे। पहले अपन इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में यानी कुछ इनके जो मोस्ट कैरेक्टर हैं वो और इनकी उत्पत्ति कौन से स्तर से हुई है उनकी बात कर लेते हैं।
फिर अपन इनकी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन फिर एपिथेलियम की। एपिथेलियम को होने के बाद अपन कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। उसके बाद में अपन थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में जानेंगे, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। क्यों? क्योंकि इनके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे कहाँ, अपनी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला उत्तक। उपकला उत्तक की ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है? उपकला उत्तक की उत्पत्ति होती है किससे? बाह्य स्तर, मध्य स्तर एवं अंत स्तर, तीनों से। आपको देखने को मिलेगा कि भाई आप कहीं कुछ बुकों में देखोगे कि बाह्य स्तर से होती है, कुछ बुक वाले लिख देते हैं कि मध्य स्तर से होती है, और कुछ लिखते हैं क्या कि भाई अंत स्तर से होती है। पर ये बातें गलत होती है। भाई जो अपना उपकला उत्तक है उसकी उत्पत्ति तीनों स्तरों से मानी जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि बाह्य स्तर, मध्य स्तर और आंतरिक स्तर। ये किसकी बात हुई? एपिथेलियम टिश्यू की उत्पत्ति कहां से होती है? तीनों से। भाई अपने को क्वेश्चन में ऑप्शन एक क्वेश्चन आया कि भाई एपिथेलियम टिश्यू की उत्पत्ति हुई, पहली बात, पहला ऑप्शन होगा एक्टोडर्म से, दूसरा होगा मेसोडर्म से, तीसरा होगा एंडोडर्म से। ठीक है, और चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। अब ऑल ऑफ दीज होगा तो अपने को आंसर भी क्या करना होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अपना जो उपकला उत्तक उसकी उत्पत्ति कहां से? सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यानी तीनों से मिलकर होती है। फिर बात करेंगे फंक्शंस यानी कार्य, कि भाई उपकला उत्तक के कार्य क्या है। उपकला उत्तक के कार्यों की बात करें तो पहली बात प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब समझते हैं भाई, अपने को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। जो तमचा अपनी एक प्रकार का उपकला उत्तक अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बाह्य आघातों से सुरक्षा करेगा। ठीक है, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सप्रेशन और रिप्रोडक्शन, यानी कि अवशोषण में, किसमें? अवशोषण में। इसके अलावा स्त्रावण, स्त्रावण की क्षमता में, और रिप्रोडक्शन यानी अपने जनन में भी क्या होता है? सहायक। क्योंकि जननिक उपकला उत्तक नाम सुना होगा आपने, और वो कहाँ अपना जो जननांग है, अपन जनन क्रिया करते हैं, वहां कुछ ये काम आता है। कौन? उपकला उत्तक। कब काम आता है, कहाँ काम आता है, वो बात करेंगे अपन रिप्रोडक्शन सिस्टम में, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे इसकी। फिर बात अपन दूसरे पॉइंट पे चलते हैं अपने में। दूसरा पॉइंट कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की उत्पत्ति मात्र केवल मेसोडर्म से होती है। किससे होती है? केवल मेसोडर्म। मेसोडर्म यानी कि जो अपना मध्य स्तर होता है, किससे होती है? मध्य स्तर से होती है। ठीक है, दूसरी बात क्या कि भाई इसके फंक्शंस क्या? अटैचमेंट यानी भाई जोड़ने का काम करता है, सपोर्ट यानी सहारा प्रदान करता है, स्टोरेज यानी इकट्ठा, इसमें कुछ प्रोटीन इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है, और ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन, यानी कुछ मतलब पदार्थों के आवागमन में लाने और ले जाने में क्या करता है? ये सहायता करता है। सबसे इंपोर्टेंट बात है इसकी क्या कि अटैचमेंट। क्या है? अटैचमेंट। फिर बात करें अपन सपोर्ट, ये सहारा प्रदान करने का भी मुख्य कार्य किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का। अगली बात करें अपन किसकी कि भाई मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक क्या होते हैं? पेशीय उत्तक सबसे इंपोर्टेंट बात है पेशीय उत्तक की क्या कि भाई जो अपनी मेसोडर्म होती है ना, मध्य स्तर, इसका भी किसके? मस्कुलर टिश्यू यानी मस्कुलर मीन्स एम और एम यानी मेसोडर्म, यानी मस्कुलर टिश्यू की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। एम फॉर मस्कुलर और एम फॉर मेसोडर्म, ये बात याद रखना, कभी नहीं भूल पाओगे। और दूसरी बात क्या कि भाई इसी के साथ में और किससे होती है मेसोडर्म की उत्पत्ति? तो वो होती है कनेक्टिव टिश्यू से, जो जस्ट इससे ऊपर आएगा। जस्ट पहले वाला जो है उससे मतलब कि दो अपने कौन से कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से। तो अपने पास क्वेश्चन आ सकता है क्या कि भाई मेसोडर्म से निम्न में से कौन से उत्तकों की उत्पत्ति हुई? पहला आएगा कि संयोजी उत्तक, दूसरा आ सकता है कौन सा? पेशीय उत्तक, तीसरा आ सकता है कि भाई कौन सा? नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक, और चौथा आ सकता है ए प्लस बी दोनों। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी दोनों, क्योंकि अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई कनेक्टिव टिश्यू एवं मस्कुलर टिश्यू का जो क्या है उत्पत्ति है वो कहां से होती है? मेसोडर्म से। फिर बात करेंगे भाई इसका काम क्या है मस्कुलर टिश्यू का? मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? मूवमेंट ऑफ बॉडी। अपने शरीर में जितने भी मूवमेंट है, जितनी भी हलचल होती है, उनमें सहायक कौन होता है? मस्कुलर टिश्यू। पार्ट एंड लोकोमोशन यानी अपन जो चल पाते हैं, हिल पाते हैं, डुल पाते हैं, इन सबके लिए कौन जरूरी होता है? मस्कुलर टिश्यू। इनके लिए सबके लिए उत्तरदायी कौन है? मस्कुलर टिश्यू। यानी मस्कुलर टिश्यू का मुख्य कार्य क्या होगा कि अपने शरीर में अपन जो भी हलचल करते हैं, जो भी अपन गति करते हैं, उसमें क्या होता है? ये सहायक होता है।
अगली बात क्या कि भाई नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, इसका निर्माण एक्टोडर्म यानी कि बाह्य स्तर से होता है। अगली बात, इसका मुख्य कार्य क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्वस इंपल्स, यानी जो अपना आवेग संचरण, क्या बोल सकते हैं, आवेग संचरण को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके बाद में कुछ 2-3 बातें मैं आपको और बताता हूँ कि भाई जो अपना एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, ये अपने शरीर का कितना लगभग 10% भाग बनाता है। कौन, एपिथेलियम टिश्यू, यह मानव शरीर का लगभग 10% भाग बनाता है। फिर बताएं कि भाई ये 10 बनाता है तो ये कितना बनाता है, तो भाई कनेक्टिव टिश्यू बनाता है अपने मानव शरीर का लगभग अप्रोक्सीमेट 30%, यानी 30% भाग बनाता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। और जो मस्कुलर यानी सबसे ज्यादा अपने शरीर का भाग कौन निर्मित करता है, मस्कुलर टिश्यू, कितना करता है, 40 से 50%, यानी हमारे शरीर का 40 से 50% भाग निर्मित कौन करता है, मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक। और लास्ट पॉइंट कि नर्वस टिश्यू तंत्रिक ऊतक हमारे शरीर का 10 से 20% भाग निर्मित करता है। फिर एक और बात इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि भाई एक होता है अपना पुनरुत्थ भवन, पुनरुत्थ भवन की क्षमता। इसका मतलब क्या होगा कि जो मान लो अपनी कहीं से कोई कोशिका नष्ट हुई, कोई चोट लगी, कोशिका नष्ट हो गई, तो तुरंत कोशिकाओं का निर्माण यानी नई कोशिकाओं का निर्माण, नष्ट होते कोई भी अपने शरीर से कोशिकाएं नष्ट हुई और उनका तुरंत निर्माण होना, तो सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है एपिथेलियम टिश्यू में, क्योंकि जहां जहां एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक उपस्थित होगा उन ऊतकों में सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन की क्षमता यानी नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि सबसे कम पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक में। क्यों पाई जाती है कि भाई तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से इसका 2/3 भाग कहाँ होता है, अपने मस्तिष्क में होता है। और मस्तिष्क में जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनमें क्या पुनरुत्थ भवन की क्षमता यानी पुनरुत्थ भवन यानी नई कोशिकाएं बनने की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि अगर तंत्रिका ऊतक एक बार डैमेज हुआ तो उनमें क्या होगा कि भाई उनकी नई कोशिकाएं बनने की क्षमता क्या हो जाती है, कम। क्यों, इसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे अपन ने कभी देखे होंगे कि अपने आसपास में कोई लड़का है, कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष है, एक्सीडेंट हो गया, वहां उसके एनिमिटी कहीं भी चोट लगी हो शरीर पे, वो ठीक हो जाता है कुछ समय। पर देखो मस्तिष्क में यानी अपना जो ये ब्रेन है, इसमें किसी वजह से चोट लग जाए तो वो उसकी संभावनाएं बहुत रेयर 0.1% होती है कि वो ठीक हो गया जाए, या तो वो कोमा में चला जाता है। ठीक है, अगर कोमा में नहीं जा रहा है तो फिर उसका क्या होगा कि भाई उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका ऊतकों का निर्माण होना क्या है, असंभव होता है। 1.1% चांस होता है कि बाई लक आपकी याददाश्त आए तो आ जाए, आप कोमा से बाहर निकलो तो निकल जाओ। ये बात किसकी हो गई भाई, इन टिश्यू की बेसिक सी बात होगी। अब अपन थोड़ी सी आगे की बात करें, पर्सनली एक एक ऊतक को क्या करें, डिटेल से पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम टिश्यू के बारे में कुछ 2-4 बातें ऐसी हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी होती है। और वो 2-4 बातें क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार देखना आप सामने सभी अच्छे से देखना कि जो अपना एपिथेलियम टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक, कौन सा ऊतक है, उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू है, उसमें क्या हुआ कि इसके जो कार्य अपन ने बताई दिए। फिर क्या हुआ कि इस ऊतक को भी 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3। सबसे पहला कौन सा ऊतक है भाई बताओ, सल्की, कौन सा है, सल्की उपकला ऊतक। ठीक है, पर इससे पहले इन्होंने क्या किया कि इनको उपकला ऊतक को 3 भागों में तो नहीं बांटा, क्या किया कि पहले 2 भागों में बांट दिया। किस आधार पर, उनकी मोटाई के आधार पर। और मोटाई के आधार पर कौन से 2 भागों में बांटा, एक होता है सरल उपकला ऊतक, सरल उपकला ऊतक, और एक होता है बेटा संयुक्त उपकला ऊतक। कौन सा होता है, संयुक्त उपकला ऊतक। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ, ये जो सरल उपकला ऊतक है, ये सरल उपकला ऊतक में क्या होता है कि सरल उपकला ऊतक केवल किससे, एक परत से निर्मित होता है। किससे, सिर्फ एक परत से यानी एक लेयर से निर्मित होता है। ठीक है, जबकि संयुक्त उपकला ऊतक 2 या 2 से अधिक स्तरों से
मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। अब एक बात अपने को जनरल सी याद पता होनी चाहिए कि भाई ये तो बेसिक बात है जनरल नॉलेज की, भाई इसमें एक परत है और इसमें कितनी परत है, 2 या 2 से अधिक परतें हैं। तो साफ सी बात है कि ये कैसा होगा, संयुक्त उपकला उत्तक के बजाय कैसे होंगे, पतले होंगे। और ये कैसा होगा भाई आकार में, थोड़ा मोटा होगा कि नहीं होगा उसके बजाय, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक परतें होंगी। अब अपन ये पूछेंगे अपनी त्वचा में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है संयुक्त उपकला उत्तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस सरल उपकला उत्तक को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड किया, 3 में। पहला कौन सा, शल्की उपकला उत्तक, शल्की उपकला उत्तक, ठीक है। दूसरा कौन सा था, घनाकार उपकला उत्तक, घनाकार उपकला उत्तक। और तीसरा था स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला उत्तक। और इन तीनों के बारे में उसने क्या कुछ बातें बताई, और उन बातों की बात करेंगे अपन कुछ अपने अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जो भी बताया उसको थोड़ा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ के आना, जो बाकी की बातें हैं वो करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट।